प्रदेश में मैं हूं आपके साथ ऋषा हुसैन। नमस्कार, मैं हूं आनंद विजय सिंह। आज यूपी के मंत्रिमंडल की अहम बैठक होनी है। इसमें तबादला नीति समेत करीब 2 दर्जन प्रस्ताव पर चर्चा होगी। इसके अलावा पर्यटन, परिवहन, गृह प्रतिविधिक और शिक्षा विभागों के प्रस्तावों को मंजूरी दी जा सकती है। तो वहीं गोंडा में भी बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह को लेकर एक बड़ी खबर है। बृजभूषण शरण सिंह के घर दिल्ली पुलिस पहुंची है। आइए विस्तार से जानते हैं आज उत्तर प्रदेश की तमाम वो बड़ी खबरें जिस पर भारत एक्सप्रेस की नजर बनी रहेगी। तो आज जिन खबरों की चर्चा अभी ऋषा कर रही थी उनमें सबसे अहम खबर है उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक होने वाली है। शाम 4 बजे ये बैठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होगी और इसमें कई प्रस्तावों पर आज चर्चा होगी और उस पर मुहर भी लग सकती है। ये बैठक मुख्यमंत्री योगी के आवास पर होने वाली है। करीब 2 दर्जन प्रस्तावों पर इस पर चर्चा होगी और इस बैठक में तबादला नीति पर भी चर्चा होगी। सत्र 2023-24 के लिए नई तबादला नीति पर आज मुहर लग सकती है और इसके अलावा राजस्व और औद्योगिक विकास विभाग के कुछ प्रस्तावों को भी मंजूरी मिल सकती है। हम आपको ये बता दें कि जो नई तबादला नीति है वो तबादला नीति में पहले ये व्यवस्था थी कि 15 दिन में समय मिलता था उन्हें एक जगह से दूसरे जगह पर जब ट्रांसफ़र होता था तो वहाँ ज्वाइनिंग किया। अब 1 महीने का वो समय उन्हें दिया जा रहा है और दिया जाएगा इस नई तबादला नीति के तहत। और अगर वो समय पर अपने स्थान पर जहाँ पर उनकी तबादला उनका किया गया है वो ज्वाइन नहीं करते हैं तो फिर उन्हें उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। तो ये नई तबादला नीति है जिस पर आज चर्चा हो सकती है और इस पर मुहर लग सकती है। ऋषा, मथुरा लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा की सांसद हेमा मालिनी ने सोमवार को कहा कि अगर उन्हें अगला चुनाव लड़ना हुआ तो वो मथुरा से ही चुनाव लड़ेंगी। जी हाँ, उनका अपने आप में एक बड़ा बयान सामने आया है कि वो मथुरा से ही चुनाव लड़ेंगी। किसी अन्य सीट से लड़ने का प्रस्ताव कतई भी उनके द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 9 वर्षों के कार्यकाल की उपलब्धियों को लेकर भी उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की और इस दौरान उन्होंने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि मैं अगला चुनाव मथुरा से ही लड़ूंगी और अगर कहीं और से मुझे चुनाव लड़वाने की बात की जाएगी या फिर अगर किसी अन्य सीट से लड़ने का प्रस्ताव मुझे आएगा तो वो मुझे कतई स्वीकार नहीं होगा। जी हाँ, तो ये हेमा मालिनी ने आज इस पर अपना बयान दिया है और ये चर्चा चल रही थी कि क्या 2024 का जो चुनाव होगा उसमें हेमा मालिनी चुनाव लड़ेंगी, उन्हें बीजेपी उम्मीदवार बनाएगी या नहीं बनाएगी और अगर बनाएगी तो क्या मथुरा से ही बनाएगी। तो इन तमाम अटकलों को लेकर हेमा मालिनी ने अपनी तरफ से कहा है कि अगर उन्हें चुनाव लड़ना होगा तो वो कहीं और से नहीं बल्कि मथुरा से ही लड़ेंगी। इसके अलावा बृजभूषण शरण सिंह बीजेपी के सांसद हैं और पहलवानों ने उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन भी दिया जंतर मंतर पर। पिछले दिनों उन पहलवानों के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की भी बातचीत हुई और उसके बाद वो लोग अपने अपने ड्यूटी को ज्वाइन भी कर लिया है पहलवानों ने। विनेश फोगाट और इसके अलावा बजरंग पुनिया हैं और साक्षी मलिक हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा, सत्याग्रह जारी रहेगा और इसको लेकर वो आगे भी खाप पंचायतों के साथ बैठक भी करने वाले हैं। लेकिन इसमें बड़ी खबर यह है कि बृजभूषण शरण सिंह के गोंडा स्थित आवास पर पुलिस पहुंची है, दिल्ली पुलिस पहुंची है, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है। तो इसी क्रम में उनके गोंडा स्थित आवास पर पहुंची है और कुछ लोगों से पूछताछ भी की गई है। तो जाहिर सी बात है कि आने वाले समय में इसको लेकर अब मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं और इस पर और जो खबर आएगी और एक खबर और विस्तार से इस पर हम बताएंगे, अपडेट करते रहेंगे जैसे जैसे और भी खबरें इससे जुड़ी आएंगी। तो बिल्कुल, देखिए बृजभूषण के ऊपर कई आरोप लगाए गए थे जिसके बाद एक पॉक्सो का अहम मामला था जिसके बाद दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से सक्रिय हो गई। हालांकि ये भी देखने को मिला था कि इस मामले के बाद ये कहा गया है कि जो पहलवान है और जिस बच्ची ने पॉक्सो का मामला दर्ज कराया है उसने अपनी FIR वापस ले ली है, मगर पहलवानों ने कहीं ट्वीट करते हुए, कहीं लाइव आते हुए इस बात को साफ कर दिया है कि पहलवान कहीं भी अपने स्टैंड से दूर हटे नहीं है। हालांकि उन्होंने ये बात भी कही है कि उन्होंने अपनी नौकरियां ज्वाइन कर ली है, पर इसका मतलब ये कतई नहीं है कि उन लोगों ने अपनी हक की लड़ाई लड़ने से इनकार कर दिया है या फिर वो पीछे हट गए हैं।
हाँ। और वहीं अगली खबर गोंडा से, जहां के गोंडा में घाघरा नदी में 3 बच्चे डूब गए, जिनमें से 2 की मौत हो गई। गोंडा जिले में सोमवार शाम घाघरा नदी में यह हादसा हुआ। नदी में नहाने गए 3 बच्चे डूब गए। आपको बता दें कि इसमें 3 बच्चों में से 2 की मौत हो गई है और एक को स्थानीय लोगों ने सकुशल बाहर निकाल लिया है। लेकिन 2 की मौत जो हुई उसके बाद पुलिस ने पूरी जानकारी ली। अपर पुलिस अधीक्षक एसएसपी शिवराज ने बताया कि उमरी बेगमगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत परासपट्टी परवार निवासी शिवम निषाद, जिसकी उम्र 10 साल बताई जा रही है, सीताराम विश्वकर्मा, जिसकी उम्र 12 साल बताई जा रही है, और शशि, जिसकी उम्र 8 साल है, घर से भैंस चराने सोमवार की शाम घाघरा नदी के किनारे गए थे। घर लौटने के समय वे नदी में नहाने लगे। उन्होंने बताया कि इसी क्रम में शिवम गहरे पानी में चला गया। हालांकि देखिए, ये कहीं ना कहीं कोताही माँ बापों की भी होती है कि वो अपने बच्चों को इस तरीके से भेज देते हैं और इस तरीके से वो लोग घटना का शिकार हो जाते हैं। आनंद जी। बिल्कुल, और वो गहरे पानी में चला गया। स्थानीय लोग थे, उन लोगों ने उन्हें बचाने की कोशिश की। एक बच्चे को तो वो बचा लिए, लेकिन 2 बच्चों को नहीं बचाया जा सका। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। चारबाग लखनऊ जंक्शन पर अब जन औषधि केंद्र खुलने की बात कही गई है और ये खोला जा रहा है क्योंकि एक सरकार की भी योजना है कि दवा जो है वो उनकी कीमत बहुत ज़्यादा है, तो कम कीमत पर लोगों को पहुंचाया जाए और कई जन औषधि केंद्र भी खुले और उन लोगों तक पहुंचाया जाए जिनको उनकी जरूरत है। और एक ऐसा जंक्शन खोलने की जहां पर तैयारी की गई है लखनऊ जंक्शन के पास पर कि जिससे लोगों को सहूलियत हो सके। जिस तरीके से लोगों के अंदर देखा गया है कि सही समय पर दवाइयां नहीं मिल पाती हैं, अब उन लोगों को सही समय पर दवाइयां बिल्कुल, जो यात्री ट्रेन के जरिए रास्ते से यात्रा करते हैं तो बीच में ट्रेन में अगर तबीयत खराब हो जाती है तो बहुत दिक्कत होती है कि दवा कहाँ से मिले। तो कुछ स्टेशंस को आइडेंटिफाई किया गया है, हाँ, और उसमें ये 50 स्टेशनों पर जन औषधि केंद्र खोलने की बात सामने आ रही है और उसमें चलती ट्रेन में पैसेंजर्स की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें दवाओं के लिए अब परेशान नहीं होना पड़ेगा। बोर्ड के निर्देश पर पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन की ओर से ये पहल की जा रही है। हम आपको ये भी बता दें कि अधिकारियों के मुताबिक चारबाग रेलवे स्टेशन, अयोध्या और वाराणसी स्टेशन, इसके अलावा गोरखपुर जंक्शन पर भी ये जन औषधि केंद्र खोले जाने वाले हैं और इसके लिए भी अब तैयारी शुरू हो गई है। वहाँ पर जन औषधि केंद्र अगर स्टेशनों पर खुलेंगे तो इससे जो यात्रा कर रहे हैं लोग, जो यात्री हैं, और अगर उनकी तबीयत बिगड़ती है तो फिर उनके लिए दवा की सुविधा वहाँ पर उपलब्ध होने की सुविधा भी हो जाएगी और ये एक अच्छी खबर है। इसके अलावा अगर हम बात करें ऋषा, आज कांग्रेस को लेकर भी चर्चा है कि कांग्रेस में उत्तर प्रदेश में किस संगठन में कुछ फेरबदल होने की संभावना है। प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की प्रभारी रही हैं और उनसे अब कुछ उनको कुछ बड़ा ओहदा मिलने वाला है, तो कोई नया प्रभारी हो सकता है। लेकिन अब इंतज़ार ये किया जा रहा है कि राहुल गांधी अमेरिका में है, वहाँ से लौटें तो फिर वो फेरबदल हो, क्योंकि अब 2024 की तैयारी भी कांग्रेस शुरू करने जा रही है। देखिए, कांग्रेस के अंदर जिस तरीके से आनंद जी उथल पुथल चलती है, उसके बाद देखने वाली बात यही होगी कि प्रियंका गांधी को ऐसा कौन सा पद दिया जाएगा जिसकी राह पर वो आगे चलते हुए कांग्रेस को एक नई दशा और दिशा दे पाएंगी। देखिए, जिस तरीके से कांग्रेस की दशा और दिशा दोनों ही बदलती जा रही है। हालांकि पिछले चुनाव में कांग्रेस ने बहुत अच्छा अपना प्रदर्शन किया और उसके बाद देखने को वाली चीज़ ये हुई कि कांग्रेस ने एक बड़ी जीत हासिल करी। और उसके बाद जब बात की जाए उत्तर प्रदेश की या फिर राजस्थान की, कांग्रेस के अंदर उथल पुथल जो है वो चलती रहती है, पर जो अब नई दिशा की और कांग्रेस पार्टी चल रही है, जिसके चलते प्रियंका गांधी को एक नई जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, वही देखने वाली बात होगी कि राहुल गांधी प्रियंका गांधी को ऐसी कौन सी जिम्मेदारी देते हैं जिसको लेकर वो आगे बढ़ेंगे और कांग्रेस को अपने साथ लेकर चलेंगे एकजुटता के साथ। तो कर्नाटक में जीत के बाद कांग्रेस उत्साहित है और उत्तर प्रदेश में अब कांग्रेस अपनी मजबूती 2024 के लिए दिखाने की कोशिश और नई रणनीति के साथ। तो आज जो खबरें हैं ये उत्तर प्रदेश की, इन पर और विस्तार से हम आगे भी आपको बताते रहेंगे। फिलहाल भारत एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश में इतना ही। हमें और ऋषा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।